समाजवादी पार्टी कल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, कल से साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं अखिलेश यादव। आप लोग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की भी शुरुआत हो रही है। नहीं तो जो चुनावी राजनीतिक दल होते हैं, जब चुनाव आएगा तब जनता के बीच में, जब चुनाव बीत जाएगा तो जनता को छोड़ देंगे उसको उसी अवस्था में। तो ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और शायद श्री अखिलेश यादव जी को ध्यान है कि नहीं, अपनी साइकिल या जो उनके और लोग साइकिल से निकलने वाले हैं उनकी साइकिल में हवा बची है कि नहीं बची है दिखवा लें, क्योंकि 2014, 17, 19 में जनता ने उनके साइकिल की हवा निकाल दी। सर, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि वो तमाम सारे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, बड़े दलों से नहीं करेंगे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उनके सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं। और जो अंतिम प्रयोग है वह 2022 में करके देख लें, या अभी प्रयोग फेल हो जाएगा। भाजपा फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर, कल 5 अगस्त है, महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन राम मंदिर का पिछले साल शिलान्यास हुआ था। कब तक अगर बात करें तो मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की दूसरी पारी शुरू होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आया। भूमि पूजन के 1 वर्ष पूरे हो गए और 1 वर्ष में बहुत काम अयोध्या जी में हुआ है। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सहित अन्य विकास के बहुत सारे काम हुए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देशवासी ही नहीं, पूरे संसारवासी भगवान श्री राम की अयोध्या को, त्रेता युग हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन इस कलयुग में हम त्रेता युग जैसी व्यवस्था वहाँ पर खड़ी हो जाए। जो भक्त आवें, जो तीर्थयात्री आवें, जो पर्यटक आवें, अयोध्या अगर आएँ तो उनका वहाँ से फिर जाने का मन ना हो, इस प्रकार की तैयारी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के कर रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या को बहुत ही सजाया और संवारा जा रहा है। सर, अयोध्या के विकास की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब विकास के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, जातिगत मुद्दे आगे आ रहे हैं। जातियों को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं और जातिगत साधने की तमाम सारी पार्टियां कोशिश कर रही, खासतौर से ब्राह्मणों को लेकर। देखिए, जातिवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना था। और 2014 के बाद जो लगातार हमें समर्थन मिल रहा है वो विकास के मुद्दे पर मिल रहा है। गरीब का विकास किया, किसान का विकास किया, प्रदेश का विकास किया, गांव का विकास किया। जहां भी देखिए विकास का एक बहुत सुनहरा, बहुत ही भव्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इधर कोरोना का महासंक्रमण का संकट जो देश ने झेला, प्रदेश ने झेला, इसके बाद भी हम लोगों ने विकास नहीं रुकने दिया, तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन विकास की गंगा बहती रही। तो भरोसा है लोगों को विकास पर, और विकास के लिए लोग वोट करते हैं। जातिवाद की राजनीति करने वालों को 2014 में ही नकार दिया है लोगों ने, 17 में नकारा, उसके बाद भी नहीं समझे। सपा बसपा एक होकर के लड़े, तब 19 में भी नकार दिया, तब भी नहीं समझे। तो अगर नहीं समझे तो जनता इनको एक बार फिर 22 में समझा देगी, फिर 24 में समझा देगी और फिर पूरी तरह से विदा कर देगी। प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने उठाया, सीतापुर में जो घटना घटी है। देखिए, प्रियंका जी ट्विटर छाप नेता है, वो ज़मीनी राजनीति नहीं जानती हैं। अगर वो ज़मीनी राजनीति जानती हैं और देश के और राज्यों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तुलना करती तो उनको ये पता चलता कि आज उत्तर प्रदेश का जो अपराधी है, जो माफिया है, जो गुंडा है, वो भय से कांप रहा है। आम जनता खुशहाल है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जिसने घटना किया उसको सज़ा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया, कानून के दायरे में किया, पुलिस ने किया, और वो हम करते रहेंगे। हम अपराध शून्यता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो निशाना सीधा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश पर लगाने की कोशिश करती हैं, तो वो उनका निशाना चूक रहा है। उनको निशाना लगाना है तो कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वो राजस्थान में लगावें, चाहे वो महाराष्ट्र में लगाएं, चाहे पंजाब में लगाएं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के अपराध का ग्राफ देख लें और यूपी का देख लेंगी तो उनको समझ में आएगा वहाँ की आबादी और हमारे प्रदेश की आबादी। और आज उत्तर प्रदेश में एक आम चर्चा है ये कि उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधी डरा हुआ है, जनता निडर है। सर, 7 और 8 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ जा रहे हैं। किस तरीके से तैयारी और आगे को लेकर क्या रणनीति बनेगी? देखिए, जो रणनीति बनेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर बनेगी, तो आपको उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की सेवा और 2022 के चुनाव दोनों की तैयारी
पहले से कर रही है और हम मजबूत तैयारी कर रहे हैं। हम हर बूथ पे हैं और हर बूथ पे मजबूत हैं। बाकी तो अभी उनके बूथ में कौन है कौन नहीं है। जो गुंडे अपराधी माफिया थे वो बूथ छोड़ करके जा चुके हैं, या तो जेल के अंदर हैं या तो प्रदेश के बाहर। कल पीएम 80,000 राशन दुकानदारों से बात भी करेंगे और 1 करोड़ नागरिकों को राशन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कितनी बड़ी ये योजना आप मान रहे हैं और कितना फ़ायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जिस बैकग्राउंड को से हो करके लोग जो आए हैं, मैं नहीं कह रहा मैं ही आया हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं बाहर निकल करके, और अभी उस जीवन को जो लोग जी रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोरोना संक्रमण के संकट के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये एक तरह से कहा जाए कि वरदान से कम नहीं है। कोई भूखा न रहने पाए, यह चिंता श्री राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, अखिलेश यादव जी नहीं कर सकते, मायावती जी नहीं कर सकती, प्रियंका मैडम नहीं कर सकती। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं कि किसके पास भोजन के लिए राशन नहीं है, किसके पास रहने के लिए घर नहीं है, किसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, किसके घर के सामने शौचालय नहीं है, कौन बीमार होता है तो उसके पास इलाज का पैसा नहीं होता, तो बिना इलाज के मर जा रहा है तो उसकी इलाज की व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे गरीब के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंच जाता है, कैसे गरीब महिलाओं को कोरोना संक्रमण काल में जो जनधन खाता धारक है उनको 500 रुपये महीने उनको कैसे पहुंचा दिया जाए, किसानों को 2000 की 3 किस्त में 1 वर्ष में 6000 कैसे दे दिया जाए। ये सोच नहीं सकते जो हमारे विरोध में राजनीति करना चाहते हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सारा काम भाजपा ही कर सकती है और भाजपा ही कर रही है और भाजपा ने ही किया है। इसलिए जिन्होंने कुछ नहीं किया वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको जनता इसीलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि उनकी बात, उनके कार्यकाल को हम जनता के बीच में लगातार याद दिलाने का काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री ने जय श्री राम के नारे को लेकर अपना बयान दिया कि जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको शक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जय श्री राम यह एक ऐसा उद्घोष है, जय सिया राम ये एक ऐसा उद्घोष है, जय हनुमान जी ऐसा उद्घोष है, हर हर महादेव सावन का महीना ऐसा उद्घोष है जिसमें सब सरोबोर हैं। और जो इससे अलग थलग होकर के अलग धारा बहाने की कोई कोशिश करता है, मुझे लगता है कि जनता में ही वो अलग थलग पड़ जाता है। ये सब पहले यह सारे जय श्री राम का भी विरोध करते थे, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, धारा 370 हटाने का विरोध करते थे, कुंभ मेला ठीक से संपन्न ना होने पावे इसके लिए हर कोशिश करते थे। लेकिन अब ये मंदिर में भी जा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, ये कुंभ में स्नान करने भी जा रहे हैं, ये जनेऊ भी दिखा रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं और देश की जनता जाग गई है, प्रदेश की जनता जाग गई है और सबको जय श्री राम बोलना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम जो है, जिस प्रकार से राम भक्त हिंदुओं के पुरखे हैं वैसे हर भारतवासी के भी पुरखे हैं और पूर्वजों का सम्मान करना, पूर्वजों का सम्मान से नाम लेना कोई गलत नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि अयोध्या को त्रेता युग के जैसा बनाया जाएगा और जय श्री राम सभी को बोलना चाहिए। वो सिर्फ हिंदुओं के पूर्वज नहीं बल्कि सभी भारतवासियों के पूर्वज हैं। घासन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।